ठीक है। सो हमको क्या करना होगा कि इस चार्ट पर रीजन पता करना पड़ेगा कि क्यों मार्केट यहां से ब्रेकआउट देकर के इतना ऊपर भागा है। हो सकता है यहाँ पे न्यूज भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज नहीं होगी या फिर न्यूज गलत होगी, लेकिन न्यूज पे हर बार सही तरीके से एक्ट करना इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक। ठीक है। अब ये चार्ट जो है ये आपको सब कुछ बता देगा। ओके। अब ये आप इंडिकेटर्स की मदद से समझना चाहते हैं या फिर सिर्फ प्राइस देख करके ही समझना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो लाइक मेरा जो मैंने भी ट्राई किया इंडिकेटर्स वगैरह, बट वो उसके अंदर पूरी क्लियर पिक्चर अच्छे से पता नहीं चल पाती, इसलिए प्राइस एक्शन इज द बेस्ट मेथड अप टू मी। अब हो सकता है कि वो चीज आपके लिए कुछ अलग हो। ठीक है। आपके लिए हो सकता है कोई जैसे कि पिछली बार लाइव में मेरी क्लास के बाद हमने एवरेज वॉल्यूम एंकर्ड वी वेब की बात करी थी, शायद ऐसा कुछ इंडिकेटर्स वगैरह की बात चल रही थी, तो वो हो सकता है कि वो आपके लिए सही हो। ठीक है। बट मेरे लिए प्राइस एक्शन अच्छा है। सो विल डिस्कस अबाउट प्राइस एक्शन। सबसे बड़ी चीज है कि आज अभी बिगिनर्स को या फिर बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेडर्स को भी ये पता नहीं होता है कि प्राइस एक्शन रियली में होता क्या है। ठीक है। प्राइस एक्शन में हमको देखना क्या होता है। ठीक है। सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना इज नॉट अ प्राइस एक्शन, सिर्फ नेकेड चार्ट को देखना इज नॉट अ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपको डिटरमाइन करने पड़ते हैं, आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और यूज करने पड़ते हैं उसको लाइव मार्केट एनालाइज करने के लिए। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको बार रीड करना आना चाहिए प्राइस एक्शन के अंदर, कि आपकी जो भी आप बार को रीड कर रहे हैं, ठीक है, उस बार के अंदर प्राइस ने किया क्या है, उस बार के अंदर प्राइस का क्या बिहेवियर रहा है। ये सबसे पहली चीज होती है आपको रीड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो एरो मार्क किया हुआ है बार पे, वो बार के अंदर यू कैन सी बुलिश मोमेंटम जो है वो उस बार के अंदर दिखा है। ठीक है। तो वो बार हमको पता चली कि कहीं ना कहीं उसके अंदर बायर्स जो हैं वो सेलर्स से थोड़े से ज्यादा एक्टिव हुए, क्योंकि पिछली बार का उसने हाई भी ब्रेक कर दिया। राइट। तो कहीं ना कहीं बायर्स इस करंट बार के अंदर तो एक्टिव है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बार रीड करना आना चाहिए कि किस तरीके की बार है, वो बेसिक पूरा कैंडलस्टिक के अंदर आपको दिख जाएगा। एंड देन एक बार जब आपने बार पढ़ ली, उसके बाद में हम प्राइस एक्शन के अंदर देखते हैं कि वो पूरा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। सिर्फ करंट बार देखने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको पूरा का पूरा प्रीवियस, मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रेडर्स बोलते हैं लुक टू द लेफ्ट, ऑलवेज लुक टू द लेफ्ट, यू विल गेट होल ऑफ द पिक्चर बाय लुकिंग ऑन द लेफ्ट साइड। ओके। तो लेफ्ट साइड में आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। बार आपने देख ली, स्ट्रक्चर आपने देख लिया, फिर आपको देखने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे जंप नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशंस चाहिए, कुछ फैक्टर्स चाहिए जो आपके प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर दे। ठीक है। ऑड्स आपके फेवर में डाल दे। सेटअप, तो कोई भी सेटअप है वो काम कर जाएगा मार्केट के अंदर जब तक आपके पास आर आर रेशियो अगर मेंटेन है ना, तो फिर तो कोई भी जो है सेटअप काम कर लेगा। लाइक एक आंखों पे पट्टी बांध करके भी अगर आप डार्ट बोर्ड पर डार्ट थ्रो करेंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो डार्ट जो है एग्जैक्ट पॉइंट पर लग जाए। ठीक है। तो वो चीज हो सकती है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेकार है तो एक ही ट्रेड में वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में करना मतलब क्या है कि एक तो मार्केट जो है वो करना, जो उसको करना होगा वही करेगा। उसके अंदर आप आपकी बेट्स डाल रहे हैं कि आपको एनालिसिस ये लगता है, तब उस एनालिसिस को बेटर कैसे कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा फैक्टर्स हमारे फेवर में होंगे उतने ज़्यादा फैक्टर्स हम हमारे फेवर में इंक्लूड कर लेते हैं और फिर उस ट्रेड के अंदर जंप करते हैं। राइट। डायरेक्टली नहीं घुसेंगे हम। तो कंफर्मेशन प्राइस एक्शन के अंदर देखना होगा, जो कि फिर ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की अंदर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लाइक ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड, आपने ये सुना होगा, लेकिन लाइक
कोई भी ट्रेंड डाउन साइड में चल रहा है, उसका एक पुल बैक है, डेली टाइम फ्रेम पे पुल बैक आ रहा है, तो ये पुल बैक लाइक फॉर एग्जांपल अगर 2 वीक्स रहता है, तो क्या आप एक भी ट्रेड नहीं लेंगे इसके अंदर? ट्रेड लेना पड़ेगा, बट अब हमको जो है इसके अंदर बुलिश ट्रेड लेना पड़ेगा। मेजर ट्रेंड इज डाउन बट इंटरमीडिएट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम द ट्रेंड इज अप। सो आपको उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको अभी ये पुल बैक चल रहा है, पुल बैक के अंदर मैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, मेरा टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का या फिर 30 मिनट का है, तो मैं तो इस अपर साइड बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड इज द मेन थिंग इन प्राइस एक्शन। देन आप डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई करते हो, जहां से मेन जो प्राइस है वो शार्प सेल ऑफ देख रही है या फिर जो है प्राइस वहां से डाउन साइड में मूव कर रही है। मीन्स द सप्लाई और डिमांड विच इज ग्रेटर, जहां से प्राइस जो है वो ज़्यादा यू कैन से इन्फ्लेक्ट हो जाती है, वहां से गिर जाती है या फिर वहां से उठ जाती है स्पीडियसली। ओके, देन उसके बाद में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट while analyzing the charts. Why? Because you can see volume is the better half of price. वॉल्यूम के बिना जो प्राइस है वो अधूरी है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया है आपको वो देखना पड़ेगा कि ये बार के अंदर कितना वॉल्यूम है कंपैरेटिवली नेक्स्ट बार के अंदर कितना वॉल्यूम है, प्राइस का स्प्रेड कितना है, मींस इस बार की रेंज कितनी है और इसके अंदर उस रेंज के हिसाब से कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। राइट, तो आपको वॉल्यूम बहुत जरूरी है, वॉल्यूम ही जो है वो सब आपको बताता है कि कहाँ से प्राइस स्ट्रेंथ में है या फिर वीकनेस के अंदर है। ठीक है, एंड देन यू विल बी एनालाइजिंग गैप्स। अब गैप्स के अंदर भी 3 तरीके के गैप्स होते हैं, ब्रेक अवे गैप होता है, रन अवे गैप होता है, एग्जॉशन गैप होता है। तो आपको वो गैप भी एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पर गैप है तो ये गैप एज अ सपोर्ट का वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पर 2 बार प्राइस ने, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर जो है वो सपोर्ट का एक्ट किया है। फिर एट द लास्ट सेलर जो है वो थोड़े से हैवी हो गए तो उन्होंने प्राइस को ड्रिफ्ट डाउन करवा दिया, बट दिस गैप इज अ वैलिड पॉइंट टू बी यूज्ड एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राइट, फिर इसके अंदर प्राइस एक्शन के अंदर आप एनालाइज करेंगे ब्रेकआउट्स और बार प्लस वॉल्यूम आपने देख लिया। ठीक है, बार और उसके साथ में वॉल्यूम जो कि कंफर्मेशन देगा आपको। अकेला वॉल्यूम देखने का तो कोई मतलब है ही नहीं, और अकेला अगर प्राइस देखेंगे तो सिर्फ आपको हाफ पिक्चर मिलेगी। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर थोड़ा अलग है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर वॉल्यूम इज नॉट सो मच जनरलाइज्ड, तो उसके अंदर थोड़ी डिस्क्रिपेंसी रहती है। प्राइस एक्शन के अंदर आपको मोमेंटम एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको ब्रेकआउट्स देखने, यू कैन सी देर आर मल्टीपल ब्रेकआउट्स, टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट होते रहते हैं और ब्रेकआउट फेल भी होते रहते हैं। यू कैन सी फर्स्ट ब्रेकआउट जो है वो इस रेंज का हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में जो है फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, प्राइस जो स्पाइक अप हुई एंड देन अगेन ये जो एक सप्लाई जोन था यहाँ का ब्रेकआउट हुआ, एक डीप रीटेस्ट आता है प्राइस का, एंड यहाँ से फिर जो है प्राइस अपसाइड में मूव करना चालू कर दी। ठीक है, देन यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लोज जो होंगे, ये जो स्विंग हाइज है ये स्विंग लोज है, तो इन स्विंग हाई स्विंग लोज को देख करके आपको चेंज इन स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर स्विंग हाइज और स्विंग लोज के हिसाब से ही जो है वो स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। मींस अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में जाता है, वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करके जाता है। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने के बीच में जो पीरियड होता है उस पीरियड को हम बोलते हैं रेंज बाउंड पीरियड और कंसोलिडेशन पीरियड। ओके, एंड देन देर इज एन एनालिसिस ऑफ पुल बैक। ये सारी चीजें डिटेल में देखने वाले। यू कैन सी पुल बैक की एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ से जब प्राइस गिरना चालू हुआ तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पुल बैक है या फिर रिवर्सल है। ओके, अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यू कैन सी, इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। यहां पर यू कैन सी जब ब्रेकआउट हुआ
तो लगातार 4 बार्स तक, ये जो 4 बार्स अपसाइड में गई है, यहां तक वॉल्यूम काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ, ठीक है। बट जब ये पुल बैक आ रहा है, ठीक है, यहां से जब ये प्राइस नीचे की साइड में डाउन साइड मूव कर रही है, तो फर्स्ट बार में तो अच्छा खासा वॉल्यूम है, इसके अंदर बाइंग वॉल्यूम भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि बार का लो क्लोज नहीं करवा पाए यहाँ पर। सो बायर्स आर स्टिल ट्राइंग इन दिस बार कि हम इसको और ऊपर लेके चले जाएं। तो इस वाली कैंडल के अंदर तो बायर्स का वॉल्यूम भी है, लेकिन इसके नेक्स्ट वाली कैंडल देखेंगे तो एक काफी बड़ी रेड कैंडल बन गई है, पर उसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली काफी लो है, राइट। तो अब ये पूरे स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये पूरे स्ट्रक्चर को और यहाँ से इस वॉल्यूम को, दिस वॉल्यूम इज डिक्लाइनिंग वेरी मच, ठीक है। और प्राइस डिक्लाइन हो रही है, वॉल्यूम डिक्लाइन हो रही है, मींस वीकनेस है, इस डाउन ट्रेंड के अंदर वीकनेस है, और ये डाउन ट्रेंड नहीं, ये सिर्फ एक पुल बैक है। यहां से आपको ये चीज पता पड़ने लग जाएगा। फिर जैसे ही प्राइस जब ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करी अपसाइड में, सो यू कैन सी वॉल्यूम जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होने लगा। वॉल्यूम हमेशा कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, मतलब एक जैसे कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं देगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये हमको दिख रहा है, रिलेटिवली दिख रहा है, एकदम कॉन्क्रीटली नहीं दिख रहा है कि ये इंक्रीज, मतलब यहाँ पे तो ये हुआ ही नहीं इंक्रीज, आप अगर ऐसा बोलेंगे तो वो चीज वॉल्यूम के अंदर नहीं होती है। प्रिसाइजनेस इज नॉट दैट मच, आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर देख करके पता करना पड़ेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो पुल बैक ही था, तो आप यहाँ से वापस से इन दी ट्रेंड एंट्री ले सकते हैं, एंड यू कैन सी द प्राइस मूवमेंट टू द अपसाइड, राइट। उसके बाद में आप देखेंगे स्विंग हाई स्विंग लोज, वी हैव डिस्कस्ड। अब एक और चीज प्राइस एक्शन के अंदर आप कर सकते हैं कि टाइम वर्सेस मूवमेंट, कितना टाइम लिया है प्राइस ने। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बात करें तो कुछ 15-20 बार जो है वो इतने टाइम के अंदर इतने परसेंटेज के अंदर मूव किया है, ठीक है। आप इस मूवमेंट को इन अ परसेंटेज टर्म प्लस इन अ टाइम टर्म जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। फिर जब नेक्स्ट पुल बैक आएगा तब इस पूरे पिक्चर को इस पिक्चर से कंपेयर कीजिए, तो आपको अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आप वहां पे एक वैलिड और एक रेशनल डिसीजन ले पाएंगे, राइट, कि इतना ज़्यादा मूवमेंट हो चुका है। लेट्स से यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि 1% का ये मूवमेंट है, और यहाँ पे हम बात करें तो फॉर एग्जांपल 0.80% का ये मूवमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसको अंदर अब टाइम को कंपेयर कीजिए, 1 वीक लगा होगा इसको फॉर्म होने में, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है सिर्फ 3 दिन में। तो ज्यादा मूवमेंट हो गया कम टाइम के अंदर, इसका मतलब, और किस साइड मूवमेंट हुआ है, बुलिश साइड। तो अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बुल्स जो है वो चार्ज लेने वाले, एंड यू कैन कंपेयर दी बार साइज टू, इन बार्स की साइज देखिए, यहाँ पर जब ये 2 बार्स बनी है, ऐसी बार्स आपको इस लास्ट के चार्ट में बहुत कम देखने को मिलेगी। प्रीवियस प्राइस एक्शन के अंदर ऐसी बार्स अच्छे वॉल्यूम के ऊपर आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इट मीन्स कहीं ना कहीं बायर्स ने स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज किया है, राइट। एंड देन यहाँ पे जो है वो एक रेंज बनाई उन्होंने, और उस रेंज का ओपनिंग में ब्रेकआउट होता है और प्राइस वहां से काफी अच्छी तरीके से अपसाइड में मूव कर देती है, ठीक है। देन वी विल एनालाइज दी स्ट्रेंथ, की स्ट्रेंथ कैसी है। जैसे कि मोमेंटम यहाँ पे पिकअप हुआ, तो अब यहाँ पे वही मोमेंटम लूज हो रहा है। यू कैन सी दी ग्रीन बार कैंडल्स की साइज देखिए आप, जब स्ट्रेंथ लूज होती है तो वहां पे 2-3 सिग्नल्स आपको मिलते हैं, बार की जो साइज है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और एक चीज है विक्स जो है इंक्रीज हो जाती है। दोनों साइड में आपको विक्स दिखने लग जाएगी इन बार्स में, जब अगर लूज हो रहा है ना स्ट्रेंथ, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो होती है ओवरलैपिंग बार्स। ओवरलैपिंग बार्स को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक माइनर रेंज है, एक बार के बाद में दूसरी बार उसी के अंदर या उसी के आसपास में कंसाइज हो रही है। जैसे कि ये बार बनी और नेक्स्ट बार कुछ इस तरीके से बनती है, फिर नेक्स्ट बार कुछ इस तरीके से बनती है, प्राइस लोअर लो तो जा रही है, बट ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है,
एक बार के ऊपर दूसरी बार, एक बार के ऊपर दूसरी बार, मींस मार्केट इज इन अनडिसीजन मोड। तो ये आपको प्राइस एक्शन के अंदर एनालाइज करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रेंथ पिकअप हो रहा है या लूज हो रहा है ये पता कर पाएंगे। ओके, देन अभी तक इसके अंदर कोई डाउट? सो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि आपको किस तरीके से प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या एनालाइज करना होता है। ओके, ये सारी चीजें मिला करके एक प्राइस एक्शन बनता है। बार्स, स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन, ट्रेंड्स, डिमांड सप्लाई, वॉल्यूम स्ट्रक्चर्स, गैप्स, बार वॉल्यूम, मोमेंटम, ब्रेकआउट्स, shift in structure, pullback analysis, and swing high, swing lows, time और strength। ओके, अभी तक कुछ अगर ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो। किसी को माइक नहीं खोलना है तो ग्रुप में लिख भी सकता है डाउट के लिए। या वहाँ पे भी देख लेंगे। श्योर। सो हम अब देखने वाले हैं रीडिंग बार बाय बार, कैसे आपको प्राइस एक्शन के सर अंदर। सर यस, सर वैलिड पुलबैक कैसे आइडेंटिफाई करना है? वॉल्यूम और बार की साइजेस को देख करके। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपसाइड में मूवमेंट हो रहा था, अब प्राइस जो है वो डाउन साइड में मूव किया, तब आपको कंपेयर करना है कि यहाँ पे जब अपसाइड में जा रहा था तो कैसा वॉल्यूम है। ठीक है, ये अपसाइड का वॉल्यूम हमको यहाँ पे दिख रहा है, और जब पुल बैक चालू हुआ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं है ना, एक दो बार्स पुल बैक की, एक दो बार्स के बाद में जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। मींस वॉल्यूम के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, और प्राइस जो है डाउनफॉल में वो एकदम इस तरीके से शार्प डाउनफॉल नहीं आएगा। ठीक है, उस डाउनफॉल के लिए ऐसी दो बार रेड बनी है, फिर एक ग्रीन बार बन जाए यहाँ पर, फिर वापस से थोड़ा सा लो ब्रेक करे, और फिर यहाँ पे एक मतलब पुल बैक के अंदर भी पुल बैक आ जाए। समझ रहे हैं आप? डाउन साइड का पुल बैक चल रहा है, इसके अंदर भी पुल बैक आ जाए और फिर प्राइस नीचे गिरेगी। ओके, ये इस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है वो डिक्लाइनिंग नेचर पे रहेगा। ओके, तो आपको पता हो जाएगा कि यहाँ से ये जो बार्स है इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, डाउन साइड की जो बार्स है उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, और प्लस वॉल्यूम भी जब आप देखेंगे तो उनके अंदर भी इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो लो होगा, तो वो वैलिड पुल बैक है आपका। ओके, सो हाउ you can read your chart using candlesticks। ओके, तो कैंडलस्टिक्स में सबसे पहले तो आपको आपकी करंट बार देखनी पड़ेगी। मींस ये आपकी करंट बार है और ये है प्रीवियस बार। तो आप करंट बार को जब एनालाइज करेंगे कि ये बुलिश है या बीरिश है, तो उसका कंटेक्स्ट आपको उसकी पिछली बार के हिसाब से देखना है। ओके, मींस अगर उसने हायर हाई स्ट्रक्चर बनाया है तो आपको पता चल जाएगा कि वो अप बार है या फिर डाउन बार है, सेम तरीके से। राइट, तो प्रीवियस बार को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जितने ज्यादा हायर टाइम फ्रेम पे आप ये चीज एनालाइज करेंगे उतना ही उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज फ्रैक्चर्स में वर्क करती है मार्केट्स। हर एक टाइम फ्रेम पे अपना अपना एक अलग डिग्री वाला ट्रेंड है। राइट, मूवमेंट सबका लगभग एक ही जैसा होता है, पैटर्न्स 5 मिनट पे जो बन रहा होगा वही डेली पे भी बन जाता है, लेकिन वो अलग अलग डिग्री का ट्रेंड रहता है, तो हर डिग्री का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है।
ठीक है। अगर आप 5 मिनट की बार पे अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि 5 मिनट में ये अप बार बनी, यहाँ पे पुल बैक आया और फिर लो ब्रेक हुआ तो डाउन साइड में चला गया, राइट। और वहीं वो चीज जो है अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि पिछली बार में क्या हो रहा है, ठीक है। आपने पिछली बार आइडेंटिफाई करी, अब करंट बार आप यहाँ पे देख करके बता सकते हैं ना, जैसे कि इन दोनों में आप देख करके बता रहे हैं कि ये अब बार है, बिकॉज in comparison to the previous bar this current bar is above the high of previous bar, तो ये अप बार है। और ये डाउन बार है, क्यों बता पा रहे हैं आप, क्योंकि प्रीवियस बार के हिसाब से ये करंट बार जो है ये इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, प्रीवियस बार का लो ब्रेक कर दिया और क्लोज भी नीचे किया है सिग्निफिकेंटली, तो ये ऑफ कोर्स ये एक डाउन बार है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर एक इनसाइड बार देखने को मिल रही है आपको, जिसने ना तो हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। इसका मतलब क्या होता है कि चॉपी ट्रेंड सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, अभी इनडिसीजन मोड में चल रहा है मार्केट, राइट। और वैसे ही आउटसाइड बार बन जाती है, हाईली वॉलेटाइल अनसर्टेनिटी को आप कह सकते हैं कि वो आउटसाइड बार होती है, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ कि प्राइस ने इसका प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया और लो भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब प्राइस ने क्या किया है कि प्रीवियस बार के कंटेक्स्ट में हायर हाई भी बना दिया और लोअर लो भी बना दिया है। इट इज अ वेरी मच कंफ्यूजिंग सिचुएशन, जैसे कि एक्सपांडिंग ट्राइंगल्स पैटर्न होते हैं, तो एक्सपांडिंग ट्राइंगल पैटर्न्स में होता क्या है, वो हाई भी ब्रेक करते जाते हैं और लो भी ब्रेक करते जाते हैं, और काफ़ी रेयरली बनते हैं एक्सपांडिंग ट्राइंगल्स और एक्सपांडिंग फॉर्मेशंस, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो फॉर्मेशंस काफ़ी रेयरली बनते हैं और काफ़ी एक बुल रन के बाद में बनते हैं। सो इट्स ओके इफ़ यू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। इसके अंदर आप फर्दर कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। लाइक अगर आप इस बार के हाई पे बाय करने जा रहे हैं तो हो सकता है ना कि वापिस से एक छोटा सा हाई और लगे यहाँ पर और प्राइस फिर फॉल हो जाए, दिस इज हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। एंड इन टेक्निकल एनालिसिस और इन ट्रेडिंग वी आर ऑलवेज डीलिंग इन प्रोबेबिलिटीज, नेवर इन सर्टेनिटीज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज को ऑड्स हमारे फेवर में करना है हमको, तो वेट करके आप देख सकते हैं। जैसे कि इनसाइड बार में तो आपको पता है कि इनसाइड बार का हाई ब्रेक होगा तो मैं एंट्री यहाँ से ले लूंगा, और अगर लो ब्रेक होता है तो ये स्टॉप लॉस रख के यहाँ से एंट्री ले लूंगा, ये आपको पता है। लेकिन अब आउटसाइड बार में थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, ओके। सो you should first analyze the करंट बार विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस बार, फिर आप देखेंगे कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ओवरऑल पूरी की पूरी स्क्रीन पे जो कॉन्टेक्स्ट दिख रहा होगा ना उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पर प्राइस जो है वो एक तरीके से ऐसे अपराइजिंग चैनल के अंदर चल रही है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए चैनल ड्रॉ करने के लिए। यू कैन सी फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर देयर, नाउ यू कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन बाय कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स आपने कनेक्ट कर दिए, आपने आगे जो लाइन है वो फोरकास्ट कर दी है, ठीक है। अब कंटेक्स्ट में आपको पता चल गया कि कॉन्टेक्स्ट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आपको यहाँ पे प्राइस एक्शंस देखना पड़ेगा, जब भी प्राइस यहाँ पर आती है तब आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि वो कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया था, अभी तक आपके कोई काम की चीज नहीं है, मतलब ये पूरा एरिया जो है सिर्फ वेट एंड वॉच वाला एरिया था। प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी आपको इसके अंदर कोई एंट्री नहीं मिल सकती, ठीक है। अब जब प्राइस इस पॉइंट पर आई तो यू कैन सी दिस कैंडल, है ना। तो ये जो कैंडल्स दिख रही है ये कैंडल्स कहाँ पर बनी है, यू कैन सी ये वाली तो हमको चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसके ऊपर हम कंक्लूजन नहीं ले सकते, बट ये वाली कैंडल जो है हमको पता है ये हमारे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के बाद बनी है, तो इसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर ट्रेड करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यू कैन सी मेरे हिसाब से सिर्फ 2 तरह की कैंडल होती है, एक तो रेंज कैंडल होती है और एक मोमेंटम कैंडल होती है। मुझे नहीं पता मॉर्निंग स्टार, राइजिंग स्टार, हरामी बुलिश, मारूबुजू और ये सब अजीबो गरीब जो नेम है जापानीज, मुझे नहीं पता कि वो कैंडल्स कैसी दिखती है और क्या उसका क्या पर्पस होता है,
इट्स जस्ट मुझे सिर्फ ये दो तरीके की बार पता है, रेंजिंग कैंडल, मोमेंटम कैंडल। इसके ऊपर हम फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे, पूरी कैंडल स्टिक्स का पूरा वो अलग ही सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रेंज बार बनती हुई दिख रही है हमको टॉप पे, और वो किस लोकेशन पे बन रही है? लोकेशन इज नियर दी चैनल रेजिस्टेंस। चैनल की ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर मेरे को कौन सी कैंडल मिली है? एक रेंज बार। रेंज बार भी कैसी वाली है? इस बार को अगर आप डिकोड करेंगे इन अ रियल प्राइस एक्शन टर्म्स, अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से इसको अगर डिकोड करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ होगा? यू कैन सी बुल्स जो थे वो काफी पावरफुल थे, बुल्स ने प्राइस को यहाँ तक टच किया, बट एट द एंड इन दिस बार बुल्स ने इसको पुशअप किया, लेकिन यहाँ से जो है ना वो रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला। अब दोनों में लड़ाई चल रही है, बायर्स और सेलर्स के अंदर। कौन इसको पुश कर देता है? मतलब बायर्स तो चाहते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, और सेलर्स चाहते हैं कि ब्रेकआउट ना हो। वी वांट एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट सेल, या फिर उन्होंने पहले शॉर्ट सेल किया हुआ है तो अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो अब यहाँ से सेलर्स ने पूरा का पूरा कोशिश किया, बायर्स ने भी कोशिश किया, दोनों एट द एंड प्राइस जो है वो क्लोज हो गई इस पॉइंट पर, ठीक है। एंड अब इस बार के अंदर यू कैन सी अराउंड 80% जो है वो विक है। इस पूरी की पूरी कैंडल के अंदर 80% विक है और 20% ही बॉडी है, ठीक है। सो इसके अंदर हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये रेंज बार है, प्लस इसके अंदर ऊपर से रिजेक्शन आया। तो इस बार का अगर लो ब्रेक होता है, जैसे कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में हम सीखते हैं कि वो उस पैटर्न का लाइक मॉर्निंग स्टार का हाई ब्रेक होगा, तो हम यहाँ से कहीं से बाय करेंगे, राइट। तो उसी तरीके से इसके अंदर रेंजिंग कैंडल बन रही है, यहाँ पर रिजेक्शन हमको दिख गया, साइकोलॉजी हमको समझ में आ रही है कि ये रेजिस्टेंस भी है, पहले 2 बार यहाँ से फॉल हुआ है, और अभी भी जो है वो सेलर्स उसी स्ट्रक्चर को, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको अभी भी कैरी ऑन कर रहे हैं। सो यहाँ से आप इसके लो ब्रेक होने पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ओके, विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ अ लिटिल बिल अबव। मतलब एकदम इस रेंज के आसपास आपको एक बफर जोन छोड़ना पड़ेगा, जो बफर जोन आपको फेक स्टॉप लॉसेस से बचाएगा, राइट। बिकॉज देर इज अ टेंडेंसी ऑफ लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप करने की होती है, जैसे कि यहाँ पर एक हुआ, ठीक है। तो उस तरीके से आपको आपका स्टॉप लॉस डिफेंड करना है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप कम कर लीजिए और स्टॉप जो है उसको लॉजिकल जगह पे लगाइए। बिल्कुल एग्जैक्ट इसको चिपका करके स्टॉप लगाएंगे, सो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट थिंग, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली जो है वो हिट हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज काफी कम हो जाती है, ओके। कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल रहा है, यू कैन सी द लोकेशन इज वेरी अनसर्टेन एंड इट इज यूजलेस, क्योंकि यहाँ पे आप क्या ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे? यू आर इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। आपको इंडिकेटर हो सकता है कि कोई सिग्नल दे देगा, बट एज इन प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिला। अगर इंडिकेटर भी फॉर एग्जांपल यहाँ से ये रेंज का ब्रेकआउट का अगर सिग्नल देता, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा स्कैल्प ही मिला है, फिर यहाँ से प्राइस जो है वो चॉपी मूवमेंट में स्टॉप लॉस हिट कर गई हो, राइट। तो इंडिकेटर जब आप यूज कर रहे हैं तो ऐसे फॉल्स सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे, राइट। बट प्राइस एक्शन में ऐसा नहीं होगा, प्राइस एक्शन आपके कंट्रोल में, ठीक है। वैसे तो इस प्राइस को यहाँ से लाइक इंडिकेटर को भी सही लगा है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाएगी, बट सबको इतना ऑब्वियस होता तो हर कोई पैसा कमा लेता। इट इज नॉट दैट मच ऑब्वियस। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी अ लोकेशन ऑफ दिस बार, ठीक है। आपके आपके रिस्क टू रिवॉर्ड अगर फेवर में है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका हाई ब्रेकआउट बाय कीजिए, स्टॉप लॉस इज जस्ट लिटिल बिलो। प्रोबेबिलिटी है यहाँ से या तो फिर जूम अप हो जाएगी प्राइस, या फिर आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यू डू नॉट नीड टू थिंक दैट मच। ट्रेड इनिशिएट करने के टाइम पर आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा, आपको पहले सोचना है कि आपको ये ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये जगह लॉजिकल है या नहीं है, ठीक है। लाइक ये यहाँ पर एक अंडर शूट कहते हैं हम इसको, अंडर शूट,
अंडरशूट मीन्स प्राइस जो है वो इसको टच नहीं की सपोर्ट पॉइंट को और उससे पहले ही ऊपर चली गई, और ये वाले जो पॉइंट्स है जो ऊपर निकल गए इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन के अंदर ओवरशूट। ठीक है, वाइकॉफ थ्योरी के अंदर इनका कुछ अलग नेम है, लाइक वो स्प्रिंग और अंडरशूट। स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग बोलते हैं वो लोग, और ये हो गया अंडरशूट ही इसको बोलते हैं। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आपको एक रिलायबल लोकेशन के ऊपर एक रिलायबल प्राइस स्ट्रक्चर देख करके फिर ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक साइकोलॉजी की बात है कि ट्रेड इनिशिएट करने के बाद में आपके ट्रेड के जो भी लॉजिक्स होंगे, जैसे कि आपने लिख लिया कि ये मेरी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप और ट्रेलिंग करने का ये मेथड है, या फिर ब्रेक इवन पे कब निकलूंगा मैं, जब ये सिनेरियो बनेगा तो ब्रेक इवन पे लिखूंगा। आपने ये पूरा आपका ट्रेड प्लान कर लिया, तो अब इस प्लान के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते आप जब आपने एंट्री बना ली है। तो जब तक आप मार्केट से बाहर हैं तब तक आप मॉडिफिकेशन जितना चाहे उतना कर लीजिए, एंट्री के बाद में आप मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। बिकॉज होता क्या है कि साइकोलॉजिकली ह्यूमंस को हमेशा सही होना ही पसंद है, और मार्केट में जब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बाई किया है, इसका हाई मैंने बाई किया है, तो यहाँ पे मेरे को बार बार है ना ऐसे ही सिग्नल मिलते रहेंगे कि मतलब मेरे माइंड ऐसा कन्विंस होगा कि यहाँ से अभी भी चांसेस हैं कि अपसाइड जा सकता है। पहले मैं ये सब स्टॉप रखूंगा, फिर स्टॉप को मॉडिफाई करके यहाँ पे लगा लूंगा कि अब यहाँ तक भी आया ना तो भी ऊपर चला जाएगा, बट एट द एंड फिर मैं इसको स्टॉप को, मुझे क्या लगता है कि ये ब्रेक हो गया लेकिन ये वाला होल्ड कर लेगा, तो मैं स्टॉप अपना यहाँ पे लगाऊंगा, और काफ़ी देर हो चुकी है अब। ठीक है, ना तो मैं स्टॉप पे निकल सकता हूँ और ना मैं पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ, बहुत सारा पेन हो चुका है अब। ठीक है, तो वो चीज़ से बच जाएंगे अगर आप इस नोट को फॉलो करेंगे और लाइव मार्केट के अंदर पोजीशन के बाद में मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। मल्टीपल एंट्रीज मिलती जा रही है आपको लोकेशन देख करके, यू कैन सी। ठीक है, सो एक तो ये चीज़ हो गई कि आपको इस तरीके की लोकेशन पे एक अच्छी बार मिल जाए। ठीक है, जो आपकी मार्केट की साइकोलॉजी को डिकोड कर पाए। देन यू कैन सी यहाँ पर इस डाउनफॉल के बाद में, इस अच्छे डाउनफॉल के बाद में डोजी बार बनी, आपकी एंट्री चलिए ट्रिगर हो गई यहाँ पे इस डोजी के हाई से, तो कुछ टाइम जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन बनता रहा और प्राइस जो है वो फिर वो अपसाइड में मूव हो गई। राइट, तो ये सिचुएशन रहेगी। ये भी एक स्ट्रेंथ की वीकनेस के बारे में कहा गया है, मतलब अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग बार्स बनती है तो वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ट्रेंड के अंदर वीकनेस डिकोड करता है, अनसर्टेनिटी डिकोड करता है। और अगर यहाँ से लाइक आई डोंट केयर, मैंने यहाँ से एंट्री ली है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे, तो क्या होगा कि अगर ये यहाँ से कंसोलिडेशन हुई काफ़ी देर और फिर प्राइस यहाँ से गिर भी जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, बिकॉज लाइक इतना सा ही तो स्टॉप था मेरा, और जो कि हिट हो गया तो हो गया। कोई भी स्ट्रेटजी के अंदर आप कितना भी पावर लगा लीजिए, लाइक 70 to 80% तक अगर वो पहुंच गई तो उसको 100% तो कोई नहीं कर सकता, उसके ऊपर फिर टाइम वेस्ट करना बेकार है। स्टॉप हिट मीन्स स्टॉप हिट, राइट। सो जस्ट अ सेक। ओके, सो मल्टीपल रेंजेस बनी है यहाँ पर, और फिर यू कैन सी यहाँ पे कुछ सपोर्ट पॉइंट्स भी बन गए, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पॉइंट। तो यहाँ से बाउंस बैक होकर के प्राइस ऊपर की साइड में चली गई। अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है, अब जब पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट में बन चुका है, यू कैन सी पहले हमारे लिए ये एरिया यूजलेस था, बट अब जब आप इस चीज़ को सही से देखेंगे उस चार्ट पे, यू कैन सी एक रेजिस्टेंस पॉइंट, सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट, एक सपोर्ट पॉइंट, एंड देन यहाँ से तो ब्रेकआउट हो गया, एंड अगेन दो बार यहाँ पर जो है वो सपोर्ट फेस किया मार्केट ने। सो ये भी, इस लेवल को भी आप यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर प्राइस एक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आगे जा करके प्राइस यहाँ से इस तरीके से सपोर्ट को ब्रेक करती है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया नीचे और फिर एक हल्का सा रिटेस्ट करती है और वहां से फिर रिजेक्शन लेती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ का हाई का स्टॉप लॉस लगा करके एंट्री कर सकते हैं आप। तो आपको क्या मिलेगा, ये सपोर्ट तक का जो है वो
टारगेट मिल सकता है, राइट। बिकॉज अब प्राइस स्ट्रक्चर जो ऐसा लगता है ना कि वो इस तरीके से ऑसिलेट भी कर सकता है, राइट। तो प्राइस एक्शन को पूरा का पूरा बार बाय बार देखने के बाद में आपको देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वर्क कर रहा है। ऑलराइट, कॉन्टेक्स्ट में देख लिया आपने। अब कुछ बार का मोमेंटम पता करना होगा आपको अगर, ठीक है। सो बार का मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा उसके साइज के ऊपर। साइज को हम क्या कहते हैं, स्प्रेड। जैसे कि ये प्रीवियस बार है, इसका स्प्रेड फॉर एग्जांपल 8 पॉइंट्स का है, तो ये जो नई बार बनी है इसका स्प्रेड मुझे लगता है फॉर एग्जांपल 11 पॉइंट्स का होगा। ये स्प्रेड अगर इंक्रीज होता है इट मींस कहीं ना कहीं अपसाइड के अंदर बायर्स जो है वो ज्यादा पुशअप करते जा रहे हैं। एक एक्सेप्शन है इसका, बाइंग नहीं नहीं, मेरा भी खराब हो गया है, आप ही का नहीं हुआ सिर्फ। हेलो अरे वो सर, हेलो हाँ हाँ आ रही है सर आवाज, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। आ रही। ओके, एक्चुअली क्या है कि पावर ऑफ हो गया तो वो वाईफाई डाउन हो गया। अभी अरे रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? अभी ऑडिबल है? यस यस हाँ है ऑडिबल। सर। ओके 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 ओके, सो सॉरी वो पावर ऑफ हो गया। सो नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, ठीक है। मोमेंटम के अंदर अपसाइड में स्प्रेड बढ़ता है तो मोमेंटम जो है वो रिलेटिवली इंक्रीज होता है। इसका एक एक्सेप्शन होगा। स्क्रीन से यार, स्क्रीन नहीं से यार है। हेलो, स्क्रीन, स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। ओके, वेट वेट वेट। Now it should be clear, right? क्लियर। ओके, सो ये 8 पॉइंट की बार थी, ये 11 पॉइंट की बार है। इट क्लियरली शोज कि मोमेंटम अपसाइड के लिए इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 5 पॉइंट्स की बार है, तो ये नेक्स्ट जो बनी है ये 3 पॉइंट्स की ही होगी, या 6 की है तो ये 3 की है, ठीक है। तो ये क्लियरली बताता है कि मोमेंटम जो है वो अपसाइड का कहीं ना कहीं डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमको इस बार के अंदर, ठीक है। रिलेटिवली मोमेंटम इज लूजिंग। अब ये मोमेंटम अपसाइड में कब आपको, लाइक आपने बाइंग क्लाइमेक्स और सेलिंग क्लाइमेक्स के बारे में सुना है? नहीं सर। बाइंग क्लाइमेक्स या सेलिंग क्लाइमेक्स कब होते हैं? जब यू कैन सी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आपका ये ब्रेकआउट पॉइंट है तो यहाँ पे भी प्राइस ट्रेड कर रही है, रेंज में है, मूवमेंट चल रहा है, तो प्राइस एकदम से इस तरीके से एक ही कैंडल के अंदर यहाँ से यहाँ पे जंप मार देती है इस रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है। तो ये जो बार होती है इसको हम बोलते हैं बाइंग क्लाइमेक्स। मूवीज के अंदर मूवीज के अंदर क्लाइमेक्स आता है ना, जब आपको लाइक बाइंग क्लाइमेक्स, मूवीज में आता है क्लाइमेक्स जब आपको पूरी पिक्चर का एक स्टोरी क्लियर होने लग जाता है, ठीक है। तो वैसे ही मार्केट के अंदर भी बाइंग क्लाइमेक्स बनता है कि इस रेजिस्टेंस जोन ने जो किया, मैग्नेट की तरह इस प्राइस को है ना यहाँ पर अट्रैक्ट किया अपनी साइड में,
ताकि सेलर जो है वो यहाँ से एक स्पीडियसली एक अच्छी प्राइस पर, हायर प्राइस पर बेच सके। ठीक है, तो इसको बाइंग क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो ये जो मोमेंटम वाली बात हमने करी, ये सिर्फ एक जगह काम नहीं करेगी जब बाइंग क्लाइमेक्स बन रहा है। और बाइंग क्लाइमेक्स कैसे देखना है वो एक अलग चीज है। मतलब कोई रेजिस्टेंस ऊपर आ जाता है या फिर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ऐसे ऊपर आ रहा है, प्राइस यहाँ से ऐसे मूव कर रही है और अभी ऐसा रेंज है, प्राइस एकदम से यहाँ पे मूव किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम जो बायर्स का था वो खत्म हो चुका है, क्लाइमेक्स आ गया है उस चीज का। अब यहाँ से फिर अब सेलर्स शार्पली सेल कर सकते हैं। तो बाइंग क्लाइमेक्स के अंदर जो एक एक्सेप्शन आपका रहेगा। ठीक है, सो ये हो गई मोमेंटम की बात। कैंडलस्टिक कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक आपने रीड करी, कंटेक्स्ट में रीड करी, फिर मोमेंटम देख लीजिए आप। जैसे कि इस चार्ट पे आप यहाँ पर हम देखें, या सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी ये बार्स जो है वो मोमेंटम यहाँ पर काफी बड़ी बार है, तो उसका मोमेंटम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ नेक्स्ट वाले में, फिर इसके अंदर फिर डिक्रीज हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ये बाइंग क्लाइमेक्स की बात कर रहा हूँ। मतलब ये जब बार चल रही होगी तब जब इस पॉइंट पर आपको दिखेगी ना ये बार, तो आपको लगेगा कि मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो बार है ये स्पीडियसली इसको टच करने के लिए गई, यहाँ से सेल ऑर्डर्स पिकअप किए और वापस से ड्रॉप हो गई, राइट। तो मोमेंटम पिकअप यू कैन सी कि यहाँ पर मोमेंटम डिक्लाइन हो रहा है, ओवरलैपिंग बार्स वगैरह जो इंक्रीज होती जा रही है इस पूरे एरिया में। यू कैन सी दिस 3 बार्स रेंज, इन 3 बार के बाद में एक बार काफी बड़ी बनी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये है कि बाइंग का क्लाइमेक्स आया है। बाइंग क्लाइमेक्स मींस एट द एंड ऑफ ए अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के जब आखिरी में ऐसा कुछ बड़ी बार्स आपको देखने को मिलती है तो वो बाइंग का एंड हो सकता है। और जब सेलिंग में आपको एक अनयूजुअल बार दिखे जो काफी बड़ी होगी, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है ये ऐसी बड़ी बार, इतनी बड़ी बार यहाँ पर पहले नहीं है इतनी, और ये बार बनी है एट द एंड ऑफ द ट्रेंड, इतना डाउनफॉल हो गया उसके बाद में बन रही है इतनी बड़ी बार। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सेलिंग क्लाइमेक्स हो सकता है। तो इसके बाद भी सेल करना, थोड़ा सा कॉशियस होकर सेल करना ही ठीक रहेगा, या फिर फर्दर कंफर्मेशन के बाद में ही सेल करना ठीक रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी के बारे में। मोमेंटम आपको यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में आप देखिए तो काफी स्टेडी मोमेंटम चल रहा है। मतलब प्राइस जो है वो बायर्स हैं अच्छे खासे कंट्रोल के अंदर है इसके अंदर। और अब इस वाले को देखेंगे आप कंपैरिजन में तो स्प्रेड भी डिक्रीज हुआ है और ऊपर से विक बन गई है। इट मींस सेलर्स ने जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया इस प्राइस को। तो कहीं ना कहीं अब सेलर्स आते हुए दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये लो ब्रेक कर जाता है तो सेलर्स आ गए हैं, इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। अब वो पुल बैक बनेगा या फिर डाउन ट्रेंड, उसके लिए हमने बात कर ली है कि वॉल्यूम और उसकी कैंडल्स की स्ट्रेंथ और उसकी साइज, वो सारी चीजें हमको एनालाइज करनी पड़ेगी प्राइस एक्शन के थ्रू। ओके, एक चीज होती है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी के अंदर बार्स कैसा परफॉर्म करती है, जब वॉलेटिलिटी नॉर्मल होगी तब यू कैन सी प्राइस बार्स जो है वो एक स्टडी मूवमेंट करेगी। मींस स्प्रेड इसके अंदर 10 पॉइंट का है तो इसमें 8 का हो गया, इसमें 7.5 का हो गया, इसके अंदर 5 पॉइंट्स का हो गया। तो स्प्रेड जो डिक्रीज हो रहा है तो एक ग्रेजुअल मैनर में डिक्रीज हो रहा है, जैसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो और जब वॉलेटिलिटी हाई होगी, ठीक है, वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा ही होगी मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर विपसॉज बहुत ज्यादा आएंगे। मींस स्टेडीली मार्केट ऊपर जा रहा होगा, एकदम से 50-60% जो है वो वहां से डिक्लाइन आ जाएगा, जैसे कि कल बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर हुआ, राइट। 200-300 पॉइंट्स की नॉर्मल कैंडल्स बन रही थी। तो वॉलेटिलिटी अगर इंक्रीज्ड है तो विपसॉज ज्यादा आएंगे, और जब विपसॉज ज्यादा आएंगे तब आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो यू शुड अकाउंट दी वॉलेटिलिटी टू।
अब वॉलेटिलिटी को कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं, आप जस्ट बार रेंजेस देख सकते हैं या फिर एक इंडिकेटर है ATR, उसको आप यूज कर सकते हैं, मींस ऐसा कॉन्क्रीटली नहीं, फॉर गेटिंग एन आइडिया ओनली। ठीक है, एक आइडिया के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं ATR को वॉलेटिलिटी के अंदर। तो ये सिनारियोज होते हैं कुछ जिसमें लाइक मोमेंटम इंक्रीज डिक्रीज या फिर कौन सी तरीके की बार है, कॉन्टेक्स्ट, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन, राइट। अभी तक इसके अंदर कोई भी डाउट यू कैन आस्क मी। शेयर क्या है? अरे ट्रेड कल्चर भाई, ये प्राइस एक्शन में जो टाइम फ्रेम है वो कुछ भी ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या करता है? टाइम फ्रेम विल बी pretty much dependent on your style of trading। ठीक है, मतलब आपका क्या स्टाइल है, जैसे कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था ये चीज कि बीइंग एन ऑप्शन बायर स्केल पर क्या टाइम फ्रेम रहना चाहिए? कैल्पिंग करनी है आपको, 5 मिनट से नीचे चले जाइए आप, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे भी कर सकते हैं तो 5 मिनट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसे कि आपको एक फेमिलियरनेस आ जाएगी उसके साथ में, जब आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करेंगे ना। एक मैं तो जनरली मल्टी टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, मेरा ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं कौन सी टाइम फ्रेम यूज करूंगा। लाइक मुझे तो अगर सेटअप दिख रहा है कोई अच्छा, तो मैं तो डेली टाइम फ्रेम वाला सेटअप भी जो है वो इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ, जब तक मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। ठीक है, और 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर भी मेरे को कोई अच्छा सेटअप दिखता है तो मैं उसको ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ। जैसे कि मैंने कल कुछ सेटअप्स निकाले हैं, फॉर एग्जांपल इक्विटी के अंदर मुझे देखना था। सो यू कैन सी प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक 94.30 के अराउंड जो है वो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन रहा है, और अप ट्रेंड के अंदर भी है प्राइस। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो एक दो कैंडल फॉलो अप मूवमेंट, मतलब लाइक जितनी बड़ी ये कैंडल है, अराउंड 2 to 3% का मूवमेंट तो मुझे यहाँ पे इजीली इंट्राडे में मिल जाएगा। नायका के अंदर भी मुझे एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल रहा है, पर वो थोड़ी सी लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे हम। लाइक ये डेली टाइम फ्रेम है तो 30 पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये 30 पे काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा इसका, अगर ब्रेकआउट होता है तो। काफी ज्यादा टाइट कंप्रेशन है, ऊपर में 150 का रेजिस्टेंस काफी अच्छा है। तो अगर 150.50 को अगर ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर छोटी सी एक रिस्क रख करके मैं ट्रेड ले सकता हूँ, राइट। तो टाइम फ्रेम जैसे कि आपको स्विंग करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेली प्लस 2 आवरली सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर लाइक पोजिशनली करना है, स्विंग भी छोड़िए पोजिशनली करना है, तो आप कॉम्बिनेशन बिठा लीजिए 1 वीक प्लस 1 डे की टाइम फ्रेम आप यूज करके पोजिशनल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन तो हर टाइम फ्रेम पे सेम ही रहने वाला है, मतलब जो चीज हम अभी सीख रहे हैं कि ये ऐसी बार होती है, तो 1 मिनट पे भी यही लॉजिक लगेगा और एक दिन की बार पे भी यही लॉजिक लगने वाला है। लॉजिक के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। एज यू कैन सी, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर के अंदर कैसा है, ये एक स्नोफ्लेक का माइक्रो चार्ट, माइक्रो स्कोपिक जो है वो एक इमेज है। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो 1 डिग्री का है। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका 1 वीक का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एक और ऐसा माइनर स्ट्रक्चर है, उसको आप कह सकते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर भी यहाँ पर एक ये वाला स्ट्रक्चर है, यू कैन से इट 1 आवरली स्ट्रक्चर। अगर आप इसको और भी जूम अप करते हैं तो हर लीव्स के अंदर वो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इट मींस जैसे कि ये एग्जांपल आप देखिए लीव्स का, ये पूरा पैटर्न एक, इसके अंदर कितनी सारी लीव्स होगी, ये एक ब्रांच है।
तो ब्रांच की इतनी बड़ा जो डिजाइन है ये पूरा का पूरा, इट लुक्स लाइक एन लीफ, एक लीफ जैसा दिखता है, ठीक है। अब इस ब्रांच को अगर आप सब डिवाइड करते हैं तो आपको ये ब्रांच मिल जाएगी, ये एक सब ब्रांच मिल जाएगी, ब्रांच, एंड दिस इज सब ब्रांच, ठीक है। शेप सबका सेम ही रहने वाला है, बस डिग्रीज चेंज होती जाती है। अब उस सब ब्रांच के अंदर में से भी आपको एक और सब ब्रांच देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और उस सब ब्रांच के अंदर फिर लीव्स है एक एक, ठीक है। तो सबका शेप और स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, जस्ट डिग्री चेंज होती जा रही है। तो वैसे ही टाइम फ्रेम के अंदर भी प्राइस एक्शन आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो, इट डजेंट मैटर, ओके। आपको आपका स्टाइल पता होना चाहिए, बस आप ऐसा मत करना कि वीकली टाइम फ्रेम पर जो है वो एक डेली का स्कैल्पिंग कर रहे हो आप, वीकली टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग नहीं हो सकती। और जो 5 मिनट की टाइम फ्रेम है उसके ऊपर पोजिशनल ट्रेड नहीं लिया जा सकता, राइट। तो मतलब जो कह रहे हैं उसका अगर कोई उल्टा ही करने जा रहा है और फिर बोलता है कि आपने तो बोला था कि प्राइस एक्शन सारी टाइम फ्रेम पे सबके साथ में काम करती है और अभी ये कर नहीं रही है, तो वो एक चीज पॉसिबल नहीं होगी, ऑलराइट। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कैंडलस्टिक्स जो हैं वो हाफ पिक्चर बताती है और हाफ पिक्चर्स वॉल्यूम बताता है। तो वो कैसे बताता है, यू कैन सी, लुक एंड लिसन केयरफुली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बार का स्प्रेड, ठीक है, ये बार का स्प्रेड मैं लिख देता हूं 7 पॉइंट का है ये, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर। 7 पॉइंट का ये स्प्रेड है और ये वाला स्प्रेड जो है ये स्प्रेड 4 पॉइंट का है। ठीक है, 7 पॉइंट का है, 4 पॉइंट का है। अब 7 पॉइंट का जब अप मूव आया तो वॉल्यूम यू कैन सी थोड़ा ठीक है, हमको अभी तक पता नहीं है, बट जब हम सेकंड बार देख रहे हैं तो सेकंड बार के अंदर प्राइस मूवमेंट कम हुआ है और वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1.5x आ गया है पिछले कंपैरिजन में। तो ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या हुआ है ये? तब आपको रीड ऐसे करना है कि सेकंड बार जो है, ठीक है, उसकी रेंज स्मॉल है बट वॉल्यूम इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चीज हो सकती है, फर्स्ट सिनेरियो इज प्रोफेशनल मनी जो है वो सेल कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल सारा का सारा वॉल्यूम बाइंग का होता, इतना वॉल्यूम, तो ये तो 10 पॉइंट का स्प्रेड देना था इस बार को, 10 पॉइंट की रेंज बनानी थी इस वॉल्यूम के हिसाब से। तो अगर इसके अंदर सभी बाइंग का वॉल्यूम है या नहीं है, ठीक है। बहुत बार सभी ट्रेडर्स का ये क्वेश्चन होता है ना कि हम कैसे पता करें कि वॉल्यूम के अंदर बाइंग ज्यादा हुई है या सेलिंग ज्यादा हुई है। वो ये लॉजिक है पूरा का पूरा। आप अगर ये समझ गए तो आपको पता, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कहाँ पर सेलर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या कहाँ पर बायर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो यू कैन सी प्रोफेशनल मनी इज सेलिंग क्योंकि स्प्रेड कम, ऑफ कोर्स इसके अंदर बाइंग की तो रेंज है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर इतनी बाइंग पूरे के पूरे वॉल्यूम की अगर बाइंग होती तो यहाँ पर स्प्रेड बड़ा होता, 4 की जगह ज्यादा बड़ा होता, ठीक है। तो अब फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि प्रोफेशनल मनी सेलिंग, इसके अंदर थोड़ा सा सेलिंग का भी वॉल्यूम इंक्लूड हुआ है और अभी प्रोफेशनल्स या किसी ने भी यहाँ से थोड़ा बहुत सेल किया, स्टार्ट किया है सेल करना, इसीलिए वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन बार नहीं बढ़ी, ठीक है। या फिर सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पर सेलिंग तो चल रही है प्लस ये एक रेंज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे एक रेंज कन्वर्ट हो ताकि कोई भी साइड एक ब्रेकआउट हो सके। इसके लिए यहाँ पर जो है कम बार के अंदर यहाँ पर लाइक ये कम हुआ है, ठीक है, स्प्रेड कम बना है ज्यादा वॉल्यूम पे। यू कैन सी उसी का नेक्स्ट पार्ट पर हम जाते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो सेकंड बार में इंक्रीज है, हमको पता है। अभी यहाँ पे ये बार जो बन रही है इसके अंदर नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है, लेकिन अब इनडिसीजन मोड कैसा है कि अगर यहाँ से ये बार का लो ब्रेक हो जाता है
तो इट इज कंफर्म्ड कि फर्स्ट सिनेरियो था प्रोफेशनल मनी सेलिंग, अगर लो ब्रेक हो जाता है तो। अगर नहीं होता और रेंज में रह जाएगी तो सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक लो वॉल्यूम के अंदर जो है क्लोजिंग होते होते प्राइस जो है वो लो साइड में ब्रेक हुई, मतलब अप साइड भी ब्रेक तो हुआ, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस डेटा जो होता है एक कैंडल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग वाला। तो अभी क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिख रही है कि क्लोजिंग जो हुई है वो पिछली बार के नीचे हुई है। तो अब आप पता चल गया आपको कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था ये सेलर्स का वॉल्यूम था, ठीक है। नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आप इसके नीचे शॉर्ट सेल कर सकते हैं ये स्टॉप लॉस रख करके, सिंपल प्राइस एक्शन, राइट। सो बार बाय बार का रीड करने के बाद उसका वॉल्यूम भी कंपेयर कीजिए और उसके अंदर लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए कि अंडरलाइंग साइकोलॉजी क्या होगी मार्केट की, अंडरलाइंग पीछे जो ट्रेडर्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे, और जितनी ऊंची टाइम फ्रेम पे देखेंगे उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस उसका इंक्रीज होगा। हेलो भाई। ब्रो हेलो। हेलो। हाँ ब्रो, मंथली कितना % का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए ऑप्शन बाइंग में? मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है और वो सब कैसे करते हैं वो तो पूरा डिपेंड करता है ना। नहीं वो टॉपिक तो पे बात कीजिए, विक्रम भाई टॉपिक बात कीजिए, अभी जो बात हो रहा है ना उस पे पूछिए कोई क्वेश्चन है तो। मतलब रिटर्न तो जैसे ओके कि मनु भाटिया तो फिर तो 1000% रिटर्न निकाल लेता है, आप थोड़ी निकाल पाएंगे, आपका स्ट्रेटेजी अलग होगा, वो क्या? बिना समझे कैसे बताया जा सकता है। नो 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 नो, वो बात तो है, लेकिन मान लीजिए कोई सिंपल सा स्ट्रेटेजी है तो उसमें कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चलता है। आपने सीख लिया, मतलब आपने पूरा सीख लिया मतलब टेक्निकल एनालिसिस पूरा सीख लिया या फिर प्राइस एक्शन पूरा सीख लिया, यस नहीं। उसके बाद में आप स्ट्रेटेजी पे फोकस कीजिए। मतलब आपको जब तक पूरी चीजें सीखोगे नहीं तब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए क्या सही है, राइट। तो जो नहीं भी नहीं, मेरा 10% के आसपास रिटर्न आता है मंथली का, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कितना % अच्छा होता है। हाँ वो डिपेंड करता है सर, वो अभी ऐसे नहीं बता सकते, सॉरी। हाँ वो सर, आपका वैसे कितना % होता है मंथली का? वो सर कैसे बता सकता हूँ मैं, इट इज़ नॉट लॉजिकल कि मैं आपको भी बता दूं कि 50% बनता है। तो अब वो बहुत सारे लोगों के ऊपर तो अलग अलग डिपेंड करता है ना, ऑप्शन है वो, कोई इक्विटी तो है नहीं कि आप कितना बना सकते हैं, वो सब डिपेंड करता है आपकी क्या ऑप्शन स्टाइल है, सब बाइंग कुछ कैसे है। रिटर्न बनेगा ही। ओके ओके, ठीक है ठीक है। बट अगर आप 10% 15% बना रहे हैं मंथली तो काफ़ी अच्छा है वो, उसके अंदर ऐसी कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर गलत चीज़ नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। यू आर आउट परफॉर्मिंग देन हाँ, अदर्स, क्या? आप आउट परफॉर्म कर रहे हो अदर्स से। 10% बनाना भी बहुत मुश्किल है मार्केट के अंदर। हाँ ब्रो, मैं 10% के आसपास बना लेता, 10% के थोड़ा ओके ऊपर। हाँ, ठीक है सर। ओके। सो स्प्रेड का आपको पता चला, मतलब इसको हम वॉल्यूम स्प्रेड की बात करते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड आप इसको और डीप में समझ सकते हैं, गूगल करेंगे आप स्प्रेड। हेलो। हेलो। हेलो जी। हाँ, मैं एक चीज जी पूछना था, ये कलर कोडिंग जो आपने रेड लिया हुआ ये ऐसे रैंडम ले लिया है या फिर कोई रीजन है यहाँ पर वॉल्यूम का? यहाँ पर हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम का जो हाँ कलर कोडिंग लिया है वो आपने। समझाने के लिए है, जैसे कि फर्स्ट में तो वॉल्यूम का बार अच्छा था, ठीक है, और उसका सेकंड वाले के कंपैरिजन में कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेड इसलिए है क्योंकि स्प्रेड अगर इंक्रीज हो जाता इसका भी 10 पॉइंट का स्प्रेड मिल जाता इसको, तो ये दोनों ग्रीन कर देता हमें, बिकॉज प्राइस जो है वो इंक्रीजिंग नेचर में गई है और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग नेचर में गया है। बट यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आई है ना कुछ, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ये वाला ग्रीन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार के पास से, इस बार के पिछली बार लो के पास से एकदम से प्राइस जो है वो रिजेक्ट हुई, अपसाइड में गई, ठीक है, लो लगा करके। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे अभी बाइंग प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा, जो कि फिर क्या हुआ कि यहाँ पे इसका हाई ब्रेक किया, लेकिन बिल्कुल माइनर टाइम पीरियड के अंदर ही वहां से रिजेक्शन मिल गया
और प्राइस फिर नीचे की साइड में क्लोज कर गई ऑन एन एडिक्वेट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम अगर देखा जाए तो हाई हाई कहाँ किया? अच्छा, लास्ट वाले का। हाँ लास्ट वाले का जैसे कि इसके अंदर अब क्लोज के नीचे हो गया है, पिछले बार के लो के नीचे क्लोज हो गया है। तो अब ये पूरा का पूरा रेड, इट मीन्स कि प्रोफेशनल्स वर सेलिंग इन दिस बार। यहाँ पे जो है वो हमने फर्स्ट ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे प्रोफेशनल मनी सेलिंग कर रही है, तो वो अब यहाँ पे कंफर्म हुआ हमको कि हाँ कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स आर एक्टिव इन टू सेलिंग। ओके, ये रीजन है, बाकी और कोई ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है। वॉल्यूम को तो आप मतलब कोई भी कलर में रखिए, इट डजेंट मैटर, रेड और ग्रीन वॉल्यूम होता ही नहीं है वैसे भी। वॉल्यूम तो आपको वो बाहर अलग अलग आ जाता है, पेपर में अलग आ जाता है, कुछ में अलग आ जाता है। अब उनको सबको सेम भी कर देंगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइक वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है, हर बाय के पीछे एक सेल चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाएगा। बट यही है कि वॉल्यूम इंक्रीज किस साइड में होता रहा है, जब प्राइस ऊपर जा रही है तो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके अंदर कन्विक्शन बायर्स का ज्यादा है, ये आप समझते हैं। हम्म। अच्छा, जैसे वॉल्यूम में अगर स्पॉट के चार्ट पे देखता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी का, तो जिस कलर का कैंडल है उसी कलर का वॉल्यूम शो करता है वो, उसको कैसे डिफर करेंगे? वो जैसे कि मेरे इसमें भी ऐसा ही है, मेरे पर आप अगर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे, ओके, तो ये रेड और ग्रीन बता रहा है। तो जब आप लाइव चार्ट भी देखेंगे, अगर ये सेम कैंडल जो है ये इसके ओपन से ऊपर चली जाएगी तो नीचे का जो बार है वो भी जो वॉल्यूम बार है वो भी ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वैसा ही दिखा रहा है जी, हेलो, जी जी, सेम वैसा ही दिखा रहा है, जिस कलर का कैंडल है उसी कलर का वॉल्यूम शो हाँ करेगा। हाँ हाँ, तो वो जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। अब यहाँ पे मेरे को पता चल पा रहा है ना कि ये प्राइस ऊपर गई है तो इसका वॉल्यूम इतना कम है, पर नेक्स्ट बार में जो है वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हो गया, राइट, अप साइड की वॉल्यूम लेकिन गई। जीरोधा उल्टा भी दिखा देता है, मैं भी इसको ग्रीन पे रेड। जैसे कि मैं भी अगर चाहूँ, जीरो था मैंने जो चार्ट आईक्यू है ना, चार्ट आईक्यू में अलग आता है ये मैंने इसको रेड कर बिल्कुल दिया, अलग। इट्स अप टू मी, मुझे कैसा पसंद है, ठीक है, बट नहीं, ये तो आपने हिट कर दिया ना, हाँ डिफॉल्ट की बात कर। डिफॉल्ट में वो अलग अलग कलर है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, जल्दी से देख पाओ। अब जैसे कि मैंने रेड कर लिया मान लो, तो अब मुझे क्या है कि ग्रीन बार का वॉल्यूम देखना है इस वाली बार का, तो मैं जब तक ये कर्सर नहीं लेके आऊंगा, ये क्रॉस हेयर नहीं लेके आऊंगा इसके यहाँ तक, तब तक मुझे नीचे पता नहीं पड़ पाएगा कि ये जो इन 3 रेड के बाद में एक ग्रीन बार है इसका वॉल्यूम कितना है। ऐसा दूर से देखने से पता नहीं चल पाता है, पर वहीं पे अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो वो मतलब दिखेगा सही से मुझे कि 3 के बाद में ग्रीन बन रहा है, तो वो ये यहाँ पे बिना क्रॉस हेयर लाए मैं देख सकता हूँ। बट वॉल्यूम तो आपको जैसे कि इस वाली बार के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, पर फिर भी उसके बाद उसकी जो बाइंग है वो लाइक यू कैन सी उसके बाद में जो प्राइस है वो फॉल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास में बना था, और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बाइंग क्लाइमेक्स था इसलिए। और बाइंग क्लाइमेक्स पे हैवी वॉल्यूम आया कि बायर्स को ब्रेकआउट करवाना है और सेलर्स को सेल करना है, तो इस बार के अंदर सेलिंग भी हुई है। वो तो कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस साइड ज्यादा जा रहा है, उसको रीड करने का तरीका है ये वॉल्यूम स्प्रेड्स और सब। ओके, तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेड द लोकेशन नॉट द पैटर्न। पैटर्न जो है वो अकेला यूजलेस है अगर आपने सही लोकेशन पे ट्रेड नहीं किया तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर आपको एक असेंडिंग ट्राइंगल दिखता है मिडिल ऑफ द ट्रेंड के अंदर, अगर आपको एक असेंडिंग ट्राइंगल दिखता है, ठीक है, तो इसका अपसाइड ब्रेकआउट हो सकता है जब ये मेजर बॉटम पे है तो। बट अगर मिडिल में अगर इसका अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो ये 90% ऑफ द टाइम जो है वो फेल होगा और कंटिन्यूएशन डाउन साइड में ही वापस जाएगा उसके अंदर। सो दैट्स वाई
लोकेशन आपको ट्रैक करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो लोकेशन कैसे पता पड़ेगी? अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं, लेकिन अलग अलग पैटर्न्स का एक सही लोकेशन होना चाहिए। जैसे कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बनता है, तो वो जब तक एक राइट लोकेशन पे नहीं बनेगा तब तक उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। लाइक डोजी और रेंजिंग बार फॉर्मिंग एट अ सपोर्ट जोन विल बी अ गुड साइन फॉर बाइंग, और वहीं पे डोजी कैंडल जो है वो अगर रेजिस्टेंस जोन के आसपास में बनती है, ठीक है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी होगी कि आप सेल कर दीजिए, राइट, विद ए स्मॉल स्टॉप लॉस। तो वो लोकेशन हमको पता होना काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आप पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो आप सॉरी आपको लोकेशन जो है वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर अच्छा डिस्कशन, हम एक आर्टिकल लिखा है वो मैं शेयर कर दूंगा, लाइक उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ट पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू मार्केट फेज। तो वो मैं शेयर कर दूंगा, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट एंड रीड, और फिर हम फिर कभी उसको डिटेल में भी स्टडी कर लेंगे, राइट। अब कैंडल्स की पोजीशन के बारे में, जैसे कि मोमेंटम वाली ही बात हो गई है, मोमेंटम का ही एक फोटोकॉपी है। इट्स जस्ट कि इसमें आप विक्स और उन सबको भी अगर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जैसे कि इन सब के अंदर स्प्रेड पूरा का पूरा सेम है, ये 10-10 पॉइंट की हर एक कैंडल बनती जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, बाइंग प्रेशर बनता जा रहा है और सेलिंग प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि अराउंड दी हाई क्लोजिंग इसको मिल जा रही है। और फिर ये जो ये वाला एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो है नीचे से बायर्स पुशअप कर रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो हेल्दी ट्रेंड है। इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ में जो है वो ट्रेंड अपसाइड में स्टडीली मूव करता जा रहा है, राइट। पोजीशन बुक भी कर रहे हैं लोग इस वाले ट्रेंड के अंदर, बट इस वाले ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और इट मींस कि ये यहाँ पर एक चॉपी मूवमेंट दे रहा है, मींस कहीं ना कहीं ये एक रेंज के अंदर फंस के बैठ गया है। डायरेक्शनली कोई कन्विक्शन अभी नहीं है इसके अंदर। और ट्रेंड कैसे पता करेंगे आप, जैसे कि अप साइड में बार बनती जा रही है तो अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है, बट एक स्लाइटली लोअर डिग्री का अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ इसके अंदर थोड़ी सी कमजोर है। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर ओवरलैपिंग बार्स बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी भी काफ़ी इंक्रीज है, शार्प फॉल्स आ रहे हैं एकदम से। सो दिस वुड बी अ रेंज, और यू कैन सी अ वाइड रेंज, और ये हो गई एकदम नैरो रेंज, ठीक है। इसको आप कंसोलिडेशन कह लीजिए या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइस कह लीजिए। इसके अंदर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब इन दी ट्रेंड तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, इस रेंज के अंदर तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर है तो यहाँ पे आप बाय दी सपोर्ट एंड सेल दी रेजिस्टेंस कर सकते हो, क्योंकि रेंज जो है वो वाइड इतनी है कि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल पॉइंट्स जो है वो कैप्चर कर पा रहे हो हर डायरेक्शन में। तो रिकमेंडेशन ये है कि वाइड चैनल्स या फिर वाइड रेंजेस हो तो वो ट्रेडेबल होगी, बट नैरो रेंज और नैरो काफ़ी टाइट जो रेंज बनती है उनको थोड़ा सा ये करना प्रॉब्लमेटिक होगा, राइट, क्योंकि उतना मिल नहीं पाएगा। यू कैन सी यहाँ पर जो है वो एक अपसाइड चैनल का एग्जाम्पल है। बार्स आप देखिए, मतलब बुल साइड में काफ़ी अच्छी इफेक्टिव बार्स मिल रही है, राइजिंग चैनल है, ये बुलिश चैनल है। तो यहाँ पर बुल्स जब भी मूवमेंट कर रहे हैं, उन बुल्स का जो बार का साइज है या फिर बार का स्प्रेड है वो काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू दिस बियर्स। इट मीन्स द मार्केट इज इन अप ट्रेंड बट स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा सा एक रेंज में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी भी इनसाइड रेंज आप ट्रेड कर सकते हैं, बट जब बुल चैनल है तो आप बुलिश साइड में ट्रेड कीजिए, मतलब बाय दी सपोर्ट ओनली, रेजिस्टेंस को सेल मत कीजिए बुल चैनल के अंदर, और एंड वाइस वर्सा इन द डाउन ट्रेंड, डाउन साइड के चैनल के अंदर आप शॉर्ट ज़्यादा कीजिए और बाइंग के लिए रहने दीजिए, बिकॉज बाइंग का जो स्ट्रेंथ होगा वो काफ़ी धीरे धीरे अपसाइड में जाएगा, वहीं सेलिंग का जो है वो शार्प सेलिंग आएगी उसके अंदर, ठीक है।
एंड नाउ यू कैन सी एक हेल्दी ट्रेंड है, अपसाइड में मूवमेंट, एक रिट्रेसमेंट, फिर अपसाइड मूवमेंट, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अपसाइड मूवमेंट। तो इसके शार्प रिवर्सल के चांसेस है ना काफी कम हो जाते हैं जब इस तरीके का ट्रेंड चल रहा होता है विथ रीजनेबल पुल बैक्स। तो उसके शार्प फॉल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बिकॉज ऑन दी वे चलते चलते ही प्रॉफिट बुकिंग चलती जा रही है। तो एकदम से सभी लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करते हुए मार्केट को क्रैश नहीं करवा देंगे, राइट। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि लाइक एकदम सडन स्पाइक आते हैं बड़े स्टॉक्स में या किसी में भी, तो वो स्पाइक सस्टेन नहीं हो पाते ज़्यादा देर, वो फिर से स्पीडियस फॉल भी उनके अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि टाटा केमिकल की ही बात करें हम, तो अभी पिछली बार हमने जो डिस्कस किया था उस समय टाटा केम अच्छा खासा राइजिंग नेचर पे था, क्योंकि उसके अंदर एक शार्प अपसाइड मूवमेंट आया था प्राइस का। यहाँ से 1005 के अराउंड से प्राइस मूव किया था, तो इतना शार्प अपसाइड में मूव करके अराउंड 80 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला स्टॉक को, राइट। 8 से 9% के आसपास का जो है वो मूवमेंट है। तो सडन फिर फॉल क्या हुआ कि एकदम प्राइस गैप डाउन हो गई। तो इसके अंदर क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका नहीं मिल पाया था, थोड़ी बहुत हुई है, बट फिर भी नेक्स्ट डे जो है वो एकदम से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और टेक्निकल के हिसाब से ये अभी तक तो एक रीटेस्ट है, जब तक ये 1030 का लेवल जब तक होल्ड नहीं करता तब तक ये रीटेस्ट है, ठीक है। सो दी एक और चीज हम कवर कर लेते हैं प्राइस एक्शन के अंदर, ठीक है। सो विक्स साइज, विक्स जो होती है वो क्या बताती है आपको, विक्स, टेल्स, शेडोज, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब आपको कोई एक सिग्निफिकेंट जगह पर जैसे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास में बड़ी विक्स दिखना चालू हो जाती है, अगर आपको लग रहा है कि बड़ी विक्स बहुत ज़्यादा है, तो उन विक्स के आसपास क्या हो सकता है ना कि क्यों विक्स बन रही है, बिकॉज विक्स के अंदर क्या है, विक्स कह रही है कि प्राइस इस पीरियड के अंदर मूव तो इतना करी है, बट एट द एंड क्लोज जो है वो काफी नैरो स्प्रेड में हो गई, मतलब बाइंग और सेलिंग प्रेशर दोनों बहुत ज्यादा लगाया गया है, लेकिन एट द एंड एक अनडिसीजन मोड के अंदर प्राइस जो है वो क्लोज हो गई है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके की कैंडल आपकी एक सपोर्ट पॉइंट के आसपास में बनती है, सपोर्ट जोन के आसपास में बनती है, इट मीन्स देयर इज अ साइन कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डिमांड की प्रेजेंस आपको दिख रही है। और अगर मल्टीपल विक्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिमांड है वो होल्ड कर रही है और सेलर्स ट्राई कर रहे हैं कि प्राइस को नीचे ही जाने दें। अभी बायर्स के अंदर भी इतनी कन्विक्शन नहीं है, बट एट द एंड जो भी विन करेगा इस रेंज के अंदर उस साइड का कन्विक्शन इंक्रीज होने वाला है, राइट। सो यू कैन सी ये एक विक बनी रेजिस्टेंस के यहाँ पर। तो अब आप अगर डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट पे जंप करते तो कहीं ना कहीं ये फेल हो जाता, ठीक है। बट अब ये अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैं मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर डायरेक्टली जंप करता हूँ ऑन द ब्रेकआउट विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस, तो वो अपने अपने स्टाइल है। आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए तो आप क्लोज होने का जो है वो वेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक विक बनी जो कि एक रिजेक्शन का साइन है, और यहाँ से फिर प्राइस जो है वो शार्पली डाउन साइड में फॉल हो गई। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एक बार की हाफ 50% जो है वो विक बन गई, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बार ने लो ब्रेक किया, लेकिन फिर इसका भी 50% जो है वो विक बन गई 50%, और यहाँ से भी रिजेक्शन मिला और इसका हाई ब्रेक हो गया। मींस ये जो रेंज बन रही थी इसका ब्रेकआउट टू दी अपसाइड। तो ये आप जो है ट्रेड कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जब भी विक्स आर अ साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन दी एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, यहाँ ऐसी विक पहले कभी क्लोज क्यों नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पे ये रेंज बनती है, इसका ब्रेकआउट अपसाइड में हो रहा है, राइट। तो विक्स जो है वो एक लोकेशन पे बनेगी तो अच्छा होगा, जैसे कि यहाँ पर ये विक्स बन रही है, तो ये विक्स इन द मिडिल ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो वो काम थोड़ा सा करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ट्रेड इसको भी आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा एम्बिगुअस होगा,
ठीक है। मल्टीपल रिजेक्शन नीचे से, इट मीन्स बाइंग प्रेशर है और प्राइस जो है वो अपसाइड मूव कर सकती है यहाँ से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मल्टीपल विक्स बन रही है, इसका मतलब ऊपर से वीकनेस बन रही है, ठीक है। एक सप्लाई जोन के यहाँ पर विक्स बनती जा रही है मल्टीपल, और शार्प सेल ऑफ जो है वो आने को आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, राइट। फिर यहाँ पे एक रेंज बनी और प्राइस यहाँ से डाउनफॉल हो गई। तो ये इसलिए होता है, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये स्ट्रक्चर में क्या बताया गया, मतलब ये जो अप ट्रेंड है ये एकदम से रिवर्स नहीं हो रहा है, ये एक स्लो पेस पर रेंज बनाने के बाद में रिवर्स हो रहा है, ठीक है। सो ये रेंज बनी है आपकी और उसके बाद में अब यहाँ से ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया, मींस यहाँ से हायर लो हायर लो हायर हाई हायर लो का जो स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो के स्ट्रक्चर में शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो रेंज होती है ये ट्रांजिशन पीरियड इसको आप कह सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि कोई भी आप गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे हैं तो लाइक 60-70 की स्पीड पे आप फॉरवर्ड में जा रहे हैं, आपको अब लगा कि नहीं मतलब मुझे रिवर्स लेनी है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या 60 की स्पीड पे सीधे रिवर्स गियर थोड़ी डाल सकते हैं, आपको पहले मोमेंटम को स्लो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मोमेंटम स्लो होता है, फिर आपकी गाड़ी एक जगह जाकर के स्टॉप होगी, फिर आप उसमें रिवर्स गियर डालेंगे तो फिर धीरे से फिर एक रिवर्स गियर का मोमेंटम पिकअप होगा। तो उसी तरीके से मार्केट भी जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड लेता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड लेने में वो एक ट्रांजिशन पीरियड लेता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और कुछ अच्छी वैल्यू ऐड हुई होगी। ये कोई एक आज हमने जो डिस्कस किया पिछली बार जैसे, ये कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बेसिक्स और एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर आइडेंटिफाइंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एक वो उसके बारे में बात करने की बोल रहे थे कोई, बजाज ऑटो कि हमने कल क्यों लिया, ठीक है, बजाज ऑटो का शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी हमने इतना लेट क्यों लिया। जैसे कि हमने पिछली बार जो डिस्कस किया था, हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, बट हुआ क्या कि इस समय जब मैंने इस प्राइस को देखा तो शार्पली फॉल हुई इस वाली कैंडल के अंदर, 30 मिनट की कैंडल के अंदर इसके अंदर फॉल हुई शार्पली, बट प्रीमियम ने मूवमेंट नहीं दिया। और जब इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यू कैन सी कि ओवरलैपिंग बार्स बहुत ज़्यादा बनती जा रही है, मतलब ये यहाँ पर तो बार अच्छी थी लेकिन उसके बाद में अभी यहाँ पर जो है वो ओवरलैपिंग बार्स बनी, बार का स्प्रेड कम हो गया और वॉल्यूम जो है वो इस तरीके से इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन प्रीमियम मूव नहीं कर रही है, ठीक है। और उस समय निफ्टी भी काफ़ी अच्छे तरीके से रेंज में थी। इस रेजिस्टेंस लाइन को मैं अगर सपोर्ट लाइन को मैं अगर डिलीट कर दूं, ठीक है, और एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं बाय कनेक्टिंग दिस एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम को मैं कनेक्ट करूं तो मुझे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन मिल रहा है। और अगर मैं एक हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देता हूं तो ये मेरा ब्रेकडाउन पॉइंट आता है। सो मैंने एंट्री यहाँ से इसीलिए नहीं ली बिकॉज देयर माइट बी अ सपोर्ट डाउन ईयर और यहाँ से शार्प रिजेक्शन जो है वो आ जाती है। इस केस में मैंने देखा ऐसा कि इस सपोर्ट से तो ब्रेकडाउन लिया, ट्रैप किया और यहाँ से फिर
अपसाइड में मूव कर जाती है प्राइस। ठीक है, ट्रैप मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रैपिंग होती है ना वो इसी तरीके से होती है। लाइक हमने कुछ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया है लेकिन वो एक्चुअल में होता कुछ और है। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये जो रेड लाइन और ब्लू लाइन दो एग्जाम्पल है इस जगह पर। अब आप किस पे ज़्यादा रिलाय होना पसंद करेंगे? मैं तो एक्सट्रीम वाले पे रिलाय होना पसंद करता हूँ कि जो एक्सट्रीम है वो हो जाए तो सही होगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाए तो सही होगा, क्योंकि बहुत बार जो है वो यहाँ से रिवर्सल हो जाती है। और लोग जो कहते हैं कि ट्रैप हो गए, वो ट्रैप नहीं होते, वो सिंपली क्या होता है कि ये सपोर्ट तो टूट गया लेकिन इसके बाद में एक और सपोर्ट है जो हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था और वहां से प्राइस जो है वो अपसाइड में मूव कर जाती है। तो ट्रैपिंग का सिर्फ सिंपल सा यही फंडा है और बहुत सारी बार तो होता ही है। खैर जैसे कि यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ, सो इस बार का हाई ब्रेक हुआ तो ये ऑफ कोर्स एक ट्रेप भी है लेकिन जैसे कि एक एक्सट्रीम मूवमेंट की वजह से हुआ है ये, तो उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दिस टाइप ऑफ ट्रैप्स विल अकर। ये आप बस इतना डिसाइड करके रखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी अगर 60-70% भी अगर काम कर रही है सही से, तो उसके अंदर फिर आप ट्रैप से बचने के लिए कोई चीज़ सीख रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वो उतना ही देने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 को 80-85 तक कर सकते हैं। 90 भी हो जाती है बट वो हमेशा 90 नहीं रहती है। मार्केट स्ट्रक्चर इज डायनामिक, वो मार्केट जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे वैसे आपकी स्ट्रेटेजी भी जो है वो वेरिएशन करती रहेगी विनिंग परसेंटेज के अंदर। और ये सिर्फ एक नहीं, सभी स्ट्रेटेजी पे एप्लीकेबल होता है। ऑलराइट, सो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स फिर आगे हम कैरी ऑन करेंगे स्विंग एनालिसिस के ऊपर। भाई लोग किसी को कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में डाल सकते हैं। वैसे ट्रेड कल्चर भाई ने सिखाया ही इतना अच्छा है कि शायद किसी को होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। बिल्कुल। आप टाइम फ्रेम चेंज करते हैं क्या, मीन्स एंट्री के टाइम पे? हाँ, कि सेम टाइम फ्रेम? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ पे इंट्राडे वॉच लिस्ट के अंदर मैंने मंडे के लिए कुछ स्टॉक्स देखे हैं। लाइक तो अब यहाँ पर क्या क्या बन सकती है ना अपॉर्चुनिटी, हम देख लेते हैं। जैसे कि अब मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर जा करके मैंने ये देख लिया। ठीक है, कि ये एक रेंज इंडियन होटल्स के अंदर बन रही है। ठीक है, 2-3 तरीके की रेंज है। एक तो ये एक्सट्रीम रेंज है जहाँ पे इसको आप सप्लाई जोन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये सप्लाई जोन हो गया क्योंकि ओपनिंग के टाइम पे ही, मोस्ट ऑफ द टाइम ओपनिंग के टाइम पे ही हाई पे ओपन होती है और प्राइस जो है वो ड्रिफ्टली डाउन हो गई, गैप अप ओपन होती है और डाउन हो जाती है, तो ये सप्लाई जोन है क्लियरली। उसके बाद में एक रेंज यहाँ पर ये मल्टीपल विक्स की बन रही है। यहाँ पर ये जो रेंज बन रही है डेली टाइम फ्रेम पर, इस रेंज में क्या हो रहा है कि ऊपर जैसे ही टच करता है, पहले तो यहाँ से तो गैप डाउन हुआ, मीन्स यहाँ से शार्प रिजेक्शन आया तो फॉल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार जब नीचे से प्राइस ऊपर इसको टच करने के लिए गई, तब यहाँ से शार्प रिजेक्शन आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी अब जो सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे थे वो अब यहाँ पे भी सेल कर रहे हैं। मीन्स उनको प्राइस जो है वो ऊपर नहीं ले जानी है, उनको ये जो स्टॉप लॉस है ये डिफेंड करके रखना है। 406, 407, 408 के आसपास जो भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं उनको डिफेंड करना है उनको, तो वो बार बार यहाँ से रिजेक्शन दे रहे हैं। मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गुड सप्लाई। अब मैं इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के देख लेता हूँ। मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर ली और यहाँ पर भी मैंने 2 तरीके की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी।
एक तो ये हॉरिजॉन्टल है जो कि कहीं ना कहीं एक्सट्रीम को कनेक्ट नहीं कर रही है, और एक ये ट्रेंड लाइन है जो तीनों एक्सट्रीम को सही से डिफाइन कर दे रही है मेरे लिए। और जब अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो दोनों ट्रेंड लाइन लगभग एक ही साथ में हो गई है, ठीक है, तो वो ठीक है मेरे लिए। और ये हॉरिजॉन्टल वाली जो होगी ना, ये ऊपर होनी चाहिए, इस लाइन से ऊपर ये वाली होनी चाहिए। तो दोनों का एक साथ जब ब्रेकआउट होगा तो मैं इसके अंदर ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। 401.70 402 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मैं इसको इनिशिएट कर सकता हूँ। टाइम फ्रेम में आप फिर देख लीजिए कि किस तरीके का मूवमेंट है। जैसे कि 15 मिनट पे जाके आपने कंपेयर कर लिया कि अपसाइड जा रहा है तो वॉल्यूम अच्छा है, डाउन साइड में मूव कर रहा है या रेंज बन रही है तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो देखिए, प्राइस डाउन जा रही है, वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है, मीन्स दिस इज जस्ट अ पुल बैक। यहाँ पर पहले जो था ना, ये जो फॉल आया, ये पुल बैक नहीं था, ये एक मेजर फॉल है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम भी हल्का हल्का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बट फिर यहाँ पर एक इस जोन को आप यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्राइस का एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, फिर ये रेजिस्टेंस पॉइंट बना, फिर अब ये सपोर्ट पॉइंट बन गया। तो अब यहाँ से इस फॉल ने ये यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और प्राइस जो है अपसाइड में मूव करना स्टार्ट करी। फिर एक करेक्शन आया, इट मींस एक तरीके से एक रेंज है, बट रेंज के अंदर भी वॉल्यूम जो है वो अपसाइड मोमेंटम का अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो अब अगर इसका 402 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम देख करके, 5 मिनट की टाइम फ्रेम देख करके, मेरी एंट्री तो फिक्स है इस वाले सिनारियो में। भली मैं डेली पे ट्रेड करूं, 30 पे करूं या फिर कहीं पे भी करूं, मेरी एंट्री तो फिक्स ही रहेगी। इट्स चेंजिंग टाइम फ्रेम इज जस्ट अ स्टाइल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टॉप टू बॉटम कीजिए, मतलब अपसाइड से डाउन साइड में जाइए। वीकली देख लिया, फिर डेली, वीकली में ट्रेंड मुझे तो पूरा बुलिश दिखता है, और अब डेली में जाके देखूंगा तो साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है। अब इसको और बाइफरगेट करना है मुझे, और अच्छे से क्लियर पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पर 15 मिनट पे जाके आपको पता चल रहा है कि एक रेंज है, अब इसका ब्रेकआउट चाहिए हमको। आइदर 390 के नीचे ब्रेकडाउन मिले या फिर 402 के ऊपर ब्रेकडाउन मिले, ठीक है। तो वो चीज टाइम फ्रेम का तो लॉजिक अब तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि टाइम फ्रेम इट्स जस्ट अ टूल। आपकी स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपकी स्टाइल है, ओके। भैया मैं बोल रहा था एक्चुअली मेरा पुल क्वेश्चन बैक था कि का आप जो ब्रेकआउट के टाइम पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं या वही टाइम फ्रेम जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बनाई है उसी पे ही एंट्री करता है? नहीं, वो जैसे कि ब्रेकआउट हुआ मान लीजिए, है ना, तो मैं 5 मिनट में भी आ जाऊंगा ना। अगर मैं देख रहा हूँ लाइव मार्केट उस समय, तो मैं 5 मिनट में भी आके देख लूंगा, मतलब मेरे को पूरा का पूरा सही से दिखने लग जाएगा। बट आई रिकमेंड कि आप 15 मिनट से नीचे मत जाइए, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ज्यादा ही मोमेंटम स्लो हो गया है, या फिर ब्रेकआउट के बाद में एक रेंज में फंस चुका है मार्केट, बहुत देर हो गई है, लाइक आधा घंटा ऊपर हो गया है, ये ट्रेड सक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, 5 मिनट पे जाके देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये रेंज बन रही है बहुत बारीक सी, या फिर शार्प रिवर्सल का सिचुएशन आ रहा है, मतलब प्राइस एक्शन को और एक लोअर डिग्री पे देख रहे हैं आप, और कुछ नहीं देख सकते हैं आप। उसमें कोई वो नहीं है, फ्री स्टाइल होकर के कीजिए। ट्रेड आपको करना है ना, कोई रिजिड रूल्स नहीं, मतलब रिजिड रूल्स आपको एग्जीक्यूशन में लगाने हैं, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के टाइम पे एग्जीक्यूशन लगाने। एनालिसिस करने में तो आप फ्री स्टाइल रख सकते हैं ना, आपको जो टाइम फ्रेम पे जाके देखना है आप देख सकते हैं। आप जो टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहते हैं आप करिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम का इंफॉर्मेशन लीजिए, फिर ट्रेड कीजिए। भैया मेरा सवाल था एक जी। पुल बैक वाला जो स्लाइड है ना आपका, हाँ। स्लाइड आपका जो पुल बैक था, वहां पे मुझे ये समझना था, जैसे कि पुल बैक कहीं पे आता है तो कहीं ज्यादा डीप पुल बैक आता है, तो मुझे आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ेगा कि वो ट्रेंड्स रिवर्स होने वाला है वहां से, या फिर वो पुल बैक को कैसे समझा जाए कि ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जी।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उसको पुल बैक समझते हैं, वो डीप जाकर के फिर वहां से ट्रेंड्स का रिवर्स हो जाता है, या फिर उसको समझते हैं ट्रेंड्स रिवर्स हुआ, वो डीप पुल बैक होता है, वहां से स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरी रेंज है, ठीक है, पिछला ट्रेंड मुझे पता नहीं है, ये व्हाइट लाइन के अंदर एक रेंज है, इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद में ये अप ट्रेंड में प्राइस गई, ठीक है, लाइक यहाँ पर ये अपसाइड में मोमेंटम हुआ। अब आप यहाँ पे वॉल्यूम को कंपेयर कीजिए, ठीक है, वॉल्यूम आपने देखा कि क्या वॉल्यूम है, ये अपसाइड में जब जब भी अपसाइड के अप मूव के थ्रस्ट आ रहे हैं तब वॉल्यूम काफी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं एंट्री, जैसे कि ये अपसाइड में गया यहाँ पे बार के बाद में, तो ये जब रेंज आया तब इस पुल बैक की आप एक बार बार्स देखिए ना, मतलब सिर्फ देखने मात्र से आपको पता चल रहा है कि ये पुल बैक है। इतनी छोटी बार्स अगर रिवर्सल होता तो क्यों ना बार्स अच्छी डीप स्प्रेड बनाती, एक बड़ा स्प्रेड बनाती, और वॉल्यूम भी जो है वो काफी इंक्रीज होता है। यू कैन सी कंसेक्यूटिवली जो वॉल्यूम है डिक्रीज हो रहा है, और फिर जैसे ही यहाँ से इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए इस रेड लाइन के यहाँ पर। नहीं लिया कोई बात नहीं, एक और हाई ब्रेक किया, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। नहीं लिया फिर भी कोई बात नहीं, इस हाई के ऊपर तो आप ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दिस रेंज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, आपने ट्रेड ले लिया। अब जो है यहाँ से प्राइस अपसाइड में मूव करना चालू कर दी, ठीक है, आपको यहाँ पे टारगेट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर ये अप ट्रेंड हो गया, अब इसमें पुल बैक आ रहा है, यू कैन सी ये बार के अंदर सेलिंग प्रेशर है, बट वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। ये वॉल्यूम जो है वो काफी कम होते जा रहा है, और डिक्लाइन की जो स्पीड है अब यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। और अभी तक एक और कॉन्सेप्ट है बार काउंटिंग का, ठीक है, वो हम अगली बार कभी देखेंगे। अगर आपको अभी देखना है तो मैं एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, उसके अंदर 10th पॉइंट की जो लिंक होगी 10th नंबर की, उसका एक ट्रेडिंग व्यू पे वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, वो एक बार देख के समझने की कोशिश करना। नहीं आता है तो फिर हम उसको देख लेंगे। बार काउंट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एक भी बार इस रेड बार के बाद में या इस ग्रीन बार के बाद में किस बार ने इसका हाई ब्रेक किया है, यहाँ पर इस बार ने इसका हाई ब्रेक किया है, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बनती है, किसी भी प्रीवियस बार का हाई ब्रेक नहीं हुआ था यहाँ तक। अब मैंने तो एंट्री ले ली, हाई वन एंट्री बोलता हूँ मैं उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि एक बार ने हाई ब्रेक किया है, मतलब कहीं ना कहीं अब बुलिशनेस आ सकती है, तो हाई वन एंट्री हो गई। बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हाई वन एंट्री जो है वो सक्सेस नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे ये सेम रेंजेस है और यहाँ तक ठीक था। अब मेरी एक हाई टू एंट्री ट्रिगर हुई इस वाली बार में, ठीक है, इस वाली बार में हाई टू एंट्री ट्रिगर हुई, मैंने हाई टू एंट्री पे भी कुछ ऐड कर लिया, यू कैन सी। उसके बाद में हाई टू एंट्री जो है वो सक्सीड हो गई इसके अंदर, राइट। तो वो एक बार काउंटिंग का भी मेथड है, वो आप देख सकते हैं उसके अंदर। उसमें काफी टाइम लगेगा अभी अच्छे से समझाने में, बट हाई वन, हाई टू, हाई थ्री एंट्रीज तक चलती है, मतलब कितनी बार जो है वो हाई ब्रेक करती जा रही है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाई था हमारा, इसके बाद में फर्स्ट हाई यहाँ पे बनता है, और ये इसके अंदर भी हाई वन एंट्री ही सक्सेसफुल कर गई है, ठीक है। जब भी वॉल्यूम जब अपसाइड में होगा तो अपसाइड की स्ट्रेंथ और वॉल्यूम दोनों अच्छा होगा, बट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि जब भी पुल बैक आएगा तो उसका वॉल्यूम और उसकी बार्स दोनों अच्छी नहीं होगी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में उल्टा होगा। जैसे कि अब वो भी चीज होती है कि आप जैसे कि यहाँ पर आकर के देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो पुल बैक जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, तो आपको फिर एक मेजर ट्रेंड भी तो पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये मेजर ट्रेंड है, ठीक है, ये रेड लाइन, लेट मी डिलीट ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये मेजर ट्रेंड था, इसके अंदर मेजर के अंदर माइनर मूव आया, माइनर का माइनर रिट्रेसमेंट, फिर उसका सेकंड लेग अप, फिर माइनर रिट्रेसमेंट। तो अब ये मेजर लेग के माइनर अप मूव चल रहे हैं और माइनर रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो अब एक मेजर करेक्शन भी तो आएगा। यू कैन सी मेजर करेक्शन यहाँ तक आया, डीप पुल बैक जिसको हम बोलते हैं, फिर इतना अपसाइड में मूव चली गई, माइनर अपसाइड ट्रेंड और माइनर ट्रेंड का माइनर करेक्शन। अब ये डीप पुल बैक आया जो कि काफी रीजनेबल है ये चीज, मतलब इतने सारे आपको माइनर पुल बैक्स मिल गए और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल गई,
तो अब एक डीप पुल बैक तो बनता है ना, और वो डीप पुल बैक भी कहाँ तक आया है, उसकी मेजर ट्रेंड लाइन तक। इट इज ओके। यहाँ पे आप इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन से, सिंपल, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर अपसाइड में जा रहा है तो अपसाइड में ही जाता ही रहेगा हमेशा, उसको कहीं ना कहीं पुल बैक्स, डीप पुल बैक्स, अलग अलग तरीके के पुल बैक होते हैं, तो वो देखने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, कीप इट स्लो एंड स्टडी विथ प्रैक्टिस, तो क्या होगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू। या वो पीडीएफ आप में शेयर करेंगे? मैं ये लेक्चर का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको ये लेक्चर दे दूंगा। ओके ओके सर। ओके। कोडिंग किस में भेजेंगे आप? किसी गूगल ड्राइव में या फिर किसी ग्रुप में डालेंगे वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगा, या यूट्यूब में डालेंगे? अपलोड कर दूंगा इस पे, ठीक है। लाइक मैं अगर ग्रुप में डालूंगा, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, ग्रुप में डालूंगा तो लाइक वो सबको डाउनलोड करना पड़ेगी, और काफी ट्रेड कल्चर भाई आपको? हाँ। हेलो, नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, अगर प्रॉब्ली उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया शायद। हेलो, नहीं रिकॉर्ड किए बोले वो, रिकॉर्डिंग की है बोले वो। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ। मैं पूरा का पूरा एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। हाँ, ये क्योंकि होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे अभी भेजूंगा आपको, तो लाइक ये